हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीमरेज के बारे में। हीमरेज जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, सर्जरी का टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हीमरेज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो यहाँ से देखो, है ना, हीमरेज की क्लासिफिकेशन देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट। ठीक है, हीमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को ही हीमरेज कहते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द वेसल इन्वॉल्व्ड। कौन सा वेसल इन्वॉल्व है, आर्टीरियल हीमरेज हो सकता है, वीनस हो सकता है, या कैपिलरी हीमरेज हो सकता है। ठीक, तो आर्टीरियल हीमरेज कैसा होता है, आर्टीरियल हीमरेज जो है इट इज़ ब्राइट रेड इन कलर, इट जेट्स आउट, पल्सेशन ऑफ द आर्टरी कैन बी सीन एंड इट कैन बी ईजिली कंट्रोल एज इट इज़ विजिबल। ठीक, तो आर्टीरियल हीमरेज कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, jets out, pulsation of the artery can be seen and it can be easily controlled because it is visible। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया आर्टीरियल हीमरेज, आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है। दूसरा है वीनस हीमरेज। इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड इन कलर एंड इट नेवर जेट्स आउट बट ऊजेस आउट। ठीक है, तो स्लोली पैसिव ब्लीडिंग होती है वीनस वाले में। ठीक है, तो ऊजेस आउट एंड इट is non-pulsatile and it is very difficult to control because veins get retracted। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है वीनस हीमरेज, है ना। तो वीनस हीमरेज डार्क रेड कलर का होता है, इट नेवर जेट्स आउट, इट oozes आउट इन अ नॉन पल्सेटाइल मैनर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज वेन्स गेट रिट्रैक्टेड। थर्ड टाइप हमारा है कैपिलरी हीमरेज। कैपिलरी हीमरेज का कलर कैसा होगा, रेड इन कलर। ठीक है, एंड इट नेवर जेट्स आउट, स्लोली oozes आउट। ठीक है, तो वीनस हीमरेज जो था वो फिर भी यूज़ कर रही थी और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ब्लीडिंग होती है, स्लोली यूजेस आउट एंड इट बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ देर आर ब्लीडिंग टेंडेंसीज। और कैपिलरी हीमरेज कब देखने को मिलता है, जब ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती है ना किसी पेशेंट में, तब हमें कैपिलरी हीमरेज देखने को मिलता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेसल इन्वॉल्व। ठीक, तो आर्टीरियल हीमरेज, वीनस हीमरेज और कैपिलरी हीमरेज। इसमें हमें क्या क्या बताना है, आर्टीरियल हीमरेज में कलर बताओ, ब्राइट रेड कलर का होता है, वीनस हीमरेज का कलर डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है और कैपिलरी रेड इन कलर। ठीक, आर्टीरियल हीमरेज जेट्स आउट। ठीक है, यहाँ पे इट नेवर जेट्स आउट, इट ऊजेस आउट एंड यहाँ पे इट स्लोली ऊजेस आउट। ठीक है, एंड आर्टीरियल कैन बी इजीली कंट्रोल, वीनस hemorrhage is difficult to control because veins get retracted and capillary hemorrhage में क्या है, किस में देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी जिस पेशेंट में। ठीक, तो ये होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेसल इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ हीमरेज। सेकेंड क्लासिफिकेशन है टाइमिंग ऑफ हीमरेज के ऊपर। तो क्या होता है, प्राइमरी हीमरेज होता है, रिएक्शनरी हीमरेज होता है और सेकेंडरी हीमरेज होता है। प्राइमरी हीमरेज कब कहेंगे, जब ब्लीडिंग जो है इट अकर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी, तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी हीमरेज हुआ है, व्हेन ब्लीडिंग अकर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी। रिएक्शनरी हीमरेज कब कहेंगे, इट अकर्स आफ्टर 6 to 12 आवर्स ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी के 6 to 12 आवर्स बाद अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शनरी हीमरेज, रिएक्शनरी हीमरेज कहेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, वायलेंट स्नीजिंग, कफिंग और रेचिंग आर द यूजुअल कॉजेज। ठीक है, तो आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी यहाँ पे क्या होता है, इफ़ द लाइगेचर स्लिप्स, थायराइड रिमूव करवाया किसी ने, सर्जरी की थायराइड की। ठीक है, और उसकी सर्जरी के आफ्टर 6 to 12 आवर्स बाद में या तो हाइपरटेंशन हुआ है उस पेशेंट को, है ना, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या हुआ, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो या स्नीजिंग, ज़ोर ज़ोर से छींक मार ली, कफ हो गया उसको। ठीक है, तो दीज आर द यूजुअल कॉजेज़। इनकी वजह से क्या होता है, जो लाइगेचर है वो स्लिप कर जाता है और वहाँ पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शनरी हीमरेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़ बेटर टू लाइगेटेड ट्वाइस। तो लाइगेचर को हमें मतलब अच्छे से 2 बारी करना है। ठीक है, लाइगेटेड ट्वाइस। तो ये हो गया रिएक्शनरी हीमरेज। ठीक, थर्ड है सेकेंडरी हीमरेज। सेकेंडरी हीमरेज जो है वो 5 to 7 डेज आफ्टर सर्जरी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1 वीक आफ्टर सर्जरी अगर ब्लीडिंग देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हीमरेज हुई है। अब ये क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन
infection which eats away the suture material causing sloughing of the vessel wall. Example, bleeding after 5 to 7 days of surgery for hemorrhoids. तो ये hemorrhoids के केसेस में आफ्टर 1 वीक अगर ब्लीडिंग देखने को मिले, ठीक है, वहाँ पे तो ये क्यों देखने को मिल रहा है? ड्यू टू इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑन द सूचर मटेरियल पे इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से अगर ब्लीडिंग देखने को मिले आफ्टर 1 वीक, मतलब 5 to 7 डेज ऑफ सर्जरी के बाद अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हीमरेज हुआ है, ठीक है। तो इतना अपन लिखेंगे। पहला टाइप हमने देखा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेसल इन्वॉल्व, आर्टीरियल, वीनस और कैपिलरी हीमरेज। सेकेंड टाइम देखा डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ हीमरेज। डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ हीमरेज में क्या है? प्राइमरी hemorrhage which occurs at the time of surgery, reactionary hemorrhage which occurs after 6 to 12 hours of surgery, ठीक है, and secondary hemorrhage which occurs after 5 to 7 days of surgery which is seen mostly in hemorrhoid cases, and this reactionary hemorrhage का example है thyroidectomy का, ठीक है। इतना लिखा हमने। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ हीमरेज, एक्यूट हीमरेज और एक होता है क्रॉनिक हीमरेज। एक्यूट हीमरेज क्या होता है? इट अकर सडनली, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो इसको हम कहेंगे एक्यूट हीमरेज। एग्जाम्पल क्या है? ईसोफेजियल वेराइसिस, ठीक है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन ईसोफेजियल वेराइसिस जो होती हैं वहाँ पे अगर ब्लीडिंग होने लगे तो उसको हम कहेंगे एक्यूट हीमरेज है ये, ठीक है। सेकेंड है क्रॉनिक हीमरेज, इट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल हीमरॉइड्स, पाइल्स, क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस, अल्सर ऑफ द इलियम, डाइवर्टिकुलर डिजीजेस ऑफ द कोलोन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉनिक हीमरेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्रॉनिक हीमरेज के एग्जाम्पल्स क्या है? डाइवर्टिकुलर डिजीज ऑफ कोलोन, क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द इलियम। तो ये सब है क्रॉनिक हीमरेज का एग्जाम्पल। तो थर्ड टाइप क्या हो गया? डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ हीमरेज, एक्यूट और क्रॉनिक। लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ऑन द नेचर ऑफ ब्लीडिंग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हीमरेज। तो एक्सटर्नल हीमरेज का एग्जाम्पल क्या है? एक्सटर्नल इज रिवील्ड हीमरेज, ठीक है, एग्जाम्पल एपिस्टेक्सिस, हेमेटोमेसिस। इंटरनल हीमरेज का मतलब होता है कंसील्ड हीमरेज भी कह सकते हैं इसको, और इंटरनल मतलब जैसे स्प्लीनिक रप्चर हो गया या फिर लीवर लेसरेशन फॉलोइंग इंजरी, तो ये इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमने पहला लिखा क्लासिफिकेशन, मेन तो हमने क्लासिफिकेशन लिख दी। तो 4 हेडिंग है टोटल क्लासिफिकेशन में। डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेसल इन्वॉल्व्ड। सेकंड, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ हीमरेज, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ हीमरेज, एंड लास्ट इज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोरेजिक शॉक। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखा है? A loss of more than 30 to 40% blood volume result in a fall in blood pressure and gross hypoperfusion of the tissue leading to shock, ठीक है, हीमोरेजिक शॉक हो जाएगा। तो अगर 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो ब्लीडिंग की वजह से वो लॉस हो गया, अगर 30 to 40% ब्लड लॉस हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, लो बीपी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा, हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हमें हीमोरेजिक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक। अब इवोल्यूशन ऑफ द हीमोरेजिक शॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस। अब हीमोरेजिक शॉक जो है वो 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में क्या लिखा है? व्हेन ब्लड लॉस इज लेस देन 750 ml, when blood loss is less than 750 ml, that is less than 15% of blood volume, it can be called as mild hemorrhage, ठीक। तो पहला क्लास 1 में किसकी बात कर रहे हैं हम? माइल्ड ब्लीडिंग की, माइल्ड हीमरेज, लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। क्लास 2 में किसकी बात कर रहे हैं? 15 to 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम अगर लॉस हुआ है तो उसको हम मॉडरेट हीमोरेजिक शॉक कहेंगे। और क्लास 3 में क्या लिखा है? 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक, क्लास 3। और क्लास 4 में मोर देन 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो उसको क्लास 4 कह रहे हैं। तो क्लास 1, 2, 3, 4, क्लास 1 में क्या है? लेस देन 15%, क्लास 2
15 to 30%, class 3 30 to 40% एंड क्लास 4 इज़ मोर देन 40% अगर ब्लड लॉस हुआ है तो ये कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो क्लास 1, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। अगर किसी का ब्लड वॉल्यूम जो है वो लेस देन 15% लॉस हुआ है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें 60 to 70% of blood volume is present in the low pressure venous system. 10% of blood volume is present in the splanchnic circulation. When there is blood loss, जब भी blood loss होता है less than 15%, क्या होगा, peripheral venoconstriction will take place and it will compensate for the loss of blood volume by shifting some blood in the central circulation. Some amount of correction of blood volume can also occur due to withdrawal of fluid from the interstitial space. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही क्लास 1 में लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग जो है लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसको कंपनसेट करने के लिए देयर विल बी पेरिफेरल वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड इट विल कंपनसेट फॉर दिस लेस देन 15% ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, by shifting some blood into the central circulation. तो peripheral venoconstriction हो जाएगा and the blood will shift to central circulation, ठीक है, क्योंकि periphery में तो क्या हो गया, venoconstriction हो जाएगा, ठीक है, और central circulation में blood will be shifted. Next is the clinical feature. Class 1 का clinical feature क्या देखने को मिलेगा, तो अ माइल्ड, बिकॉज दिस इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हिमरेज, ठीक है, सो देर विल बी माइल्ड टेकिकार्डिया एंड थर्स्ट, देर मे बी नो अदर सिम्टम और साइन विच सजेस्ट हाइपोवोलेमिया, द ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेट आर ऑल नॉर्मल इन क्लास 1. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें माइल्ड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो माइल्ड टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ थर्स्ट विल बी प्रेजेंट एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेट विल बी नॉर्मल, ऑल दिस सिम्टम्स विल बी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास 1. क्लास 1 में क्या हो रहा है, ब्लड लॉस लेस देन 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक। सेकेंड है क्लास 2. क्लास 2 में 15 to 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट, सो दिस इज मॉडरेट टाइप ऑफ हीमोरेजिक शॉक. यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेरिफेरल वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉट इनफ, ठीक है, पेरिफेरल वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन पूरी की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगा, तो अब क्या होगा, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन रिलीज फ्रॉम सिम्पैथो एड्रीनल सिस्टम कॉज पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन. ऑल्सो इसके साथ साथ इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH विल कॉज वाटर रिटेंशन, सो हियर द थर्स्ट विल इंक्रीज. तो यहाँ पे पेरिफेरल वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा ही, पर उससे काम नहीं होगा, और भी बाकी के बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे. क्या क्या पेरिफेरल वीनोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन का रिलीज होगा, ठीक है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन जो हैं ये क्या करेंगे, दे आर पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और ज़्यादा हेल्प करेंगे, पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे बोथ आर्टरीज एंड वेन्स में, ठीक है. इसके साथ साथ क्या होगा, देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH विच विल कॉज वाटर रिटेंशन एंड सॉल्ट रिटेंशन इन द बॉडी. तो इस तरीके से ये कंपनसेट करेगी बॉडी हमारी, ठीक. क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा सेकेंड टाइप में हमें, क्लिनिकली द पेशेंट शोज अ हार्ट रेट ऑफ 100 and 120 बीट्स पर मिनट एंड एन एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर. तो यहाँ पे जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसकी हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, ठीक है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा 100-120 बीट्स पर मिनट. सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इट मे रिमेन नॉर्मल बट द डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेज इन क्लास 2, ठीक. यूरिन आउटपुट जो है इट इज़ रिड्यूस्ड टू अबाउट 0.5 ml per kg per hour एंड कैपिलरी रिफिल इज मोर देन द नॉर्मल 2 seconds. एक्सट्रीमिटीज़ जो है यहाँ पे इट मे लुक पेल एंड द पेशेंट इज़ कन्फ्यूज्ड, मेंटली भी वो कन्फ्यूज हो रहा है और थर्स्टी होगा, ठीक है. तो क्लास 2 जो है वहाँ पे 15 to 30% ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. क्या क्या सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो उसका फिजिकल अपीयरेंस बताएंगे कि उसका फिजिकली कैसा देख रहा है. ही मे लुक पेल, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द पेशेंट मे लुक पेल and the patient is confused, thirsty, heart rate अब बताओ,
इंक्रीज हार्ट रेट of 100-120 beats per minute, elevated diastolic pressure, urinary output is reduced. तो ये है क्लिनिकल फीचर. और यहाँ पे क्या मैकेनिज्म हो रही है? पेरिफेरल वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन का रिलीज हो रहा है, एंड देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ADH. तो 3 चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, तो क्लास 2 बता दिया हमने. क्लास 1 जो है वहाँ पे 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा था, क्लास 2 में 15 to 30%. अब क्लास 3 देखें. क्लास 3 में क्या है? 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट. ठीक है, तो 30 to 40% ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट. तो यहाँ पे और ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेगा. जितने हमने यहाँ के साइंस सिम्टम्स देखे, ये यहाँ पे और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मोर नाउ 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज गेटिंग लॉस. ठीक है, नाउ द पेशेंट सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल. यहाँ क्लास 2 में सिर्फ और सिर्फ डायस्टोलिक प्रेशर वॉज लो. यहाँ पे क्या होगा? सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर विल फॉल एंड द हार्ट रेट इंक्रीज टू अराउंड 120 बीट्स पर मिनट. वहाँ 100 and 120 के बीच था, यहाँ पे 120 बीट्स पर मिनट जाएगा. द पल्स इज थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगा. ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस टू मोर देन 20 पर मिनट. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी. यूरिन आउटपुट ड्रॉप्स टू 10 to 20 ml per hour. पेशेंट अपीयर पेल्स एंड इज अग्रेसिव, ड्राउजी और कन्फ्यूज्ड. ठीक है, पेशेंट जो है वो पेल अपीयर करेगा. यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में लुक पेल. ठीक है, और क्लास 3 में तो क्या हो रहा है? पूरी की पूरी बॉडी ही पेल हो जाएगी. ठीक, तो ये हो गया क्लास 3. ठीक है, तो क्लास 3 में हमें क्या बताना है? यहाँ पे 30 to 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट एंड द पेशेंट सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल. Heart rate is also increased around 120 beats per minute. The pulse is thready. The respiratory rate increases to more than 20 per minute. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है. यूरिन आउटपुट जो है it drops to 10 to 20 ml per hour. The patient may appear pale and is aggressive, drowsy or confused. तो ये हो गया क्लास 3. Now the last क्लास 4. क्लास 4 में क्या हो रहा है? मोर देन 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट. सो ये जो है ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है. मोर देन नाउ 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? द पेरिफेरीज आर कोल्ड एंड एशन. द पल्स इज थ्रेडी and the heart and more than 120 per minute. The blood pressure are very low and unrecordable blood pressure. ठीक है, तो पेरिफेरीज यहाँ पे कोल्ड रहेंगी, पल्स थ्रेडी होगा, ब्लड प्रेशर इज़ वेरी लो, अनरिकॉर्डेबल. ये क्लास 4 है एंड द पेशेंट में बी मॉरिबुंड. इफ़ परसिस्टेंट इट कैन डैमेज द अदर ऑर्गन्स. तो अगर ये क्लास 4 जो है वो मेंटेन हुआ है किसी पेशेंट के अंदर, तो इट कैन डैमेज अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. GIT में क्या हो सकता है? GIT में म्यूकोजल अल्सरेशन देखने को मिल सकती है, अपर GI ब्लीड, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन देखने को मिल सकता है, बैक्टीरीमिया हो सकता है इस वजह से. लिवर के अंदर रिड्यूस्ड क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स. किडनी में एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा. हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इश्कीमिया देखने को मिल सकता है. लंग्स के अंदर एक्यूट लंग इंजरी देखने को मिल सकती है. मल्टी ऑर्गन फेलियर कैन be present there. Consequent to hemorrhagic shock is associated with high mortality rate. तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से यहाँ पे क्लास 4 में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मोर्टैलिटी रेट. ठीक है, तो ये हो गया क्लास 4. क्लास 4 में तुम्हें क्या बताना है? यहाँ पे मोर देन 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट और यहाँ पे पेरिफेरीज आर कोल्ड, पल्स इज थ्रेडी, द ब्लड प्रेशर इज़ वेरी लो, अनरिकॉर्डेबल. बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है ये. GIT में म्यूकोजल अल्सरेशन, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन. ठीक है, किडनी में एक्यूट रीनल फेलियर, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इश्कीमिया, लंग्स में एक्यूट लंग इंजरी हो रही है, लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट वगैरह. मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से इट हैज़ गॉट हाई मोर्टैलिटी रेट. तो हमें क्या करना है? इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना है. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल टू इम्प्रूव सर्वाइवल एंड आउटकम. तो अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, उस तरीके से उस अकॉर्डिंग से हम मैनेज करेंगे तो इससे सर्वाइवल आउटकम रेट विल बी गुड. ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑफ हीमोरेजिक शॉक मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट है जनरल मैनेजमेंट. ठीक है, और कुछ है स्पेसिफिक मैनेजमेंट. तो 2 ही मैनेजमेंट दिया है. ठीक, तो देखते हैं जनरल मेजर्स में हम क्या क्या करेंगे. सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? हॉस्पिटलाइजेशन.
केयर ऑफ ऑल क्रिटिकली इल पेशेंट बिगेन्स विथ ABC। पेपर पेज ही चला जाएगा अब।